बच्चे कल हमने बोन्स कंप्लीट की, यानी कि अपनी हड्डियों के बारे में जाना। ठीक है, अब उनके जॉइंट्स के बारे में जानेंगे। जॉइंट्स वो स्ट्रक्चर हैं जहां पे बोन ज्वाइन करती हैं। आर्टिकुलेटिंग पॉइंट और जॉइंट्स में डिफरेंस ये है कि आर्टिकुलेटिंग पॉइंट जो है वो मीटिंग पॉइंट है, और उस मीटिंग पॉइंट पे ही दोनों बोन्स आके जुड़ रही हैं, ज्वाइन हो रही है, और उसे जॉइंट कहते हैं। आर्टिकुलेटिंग पॉइंट यानी कि दो बोन्स का मीट करना, और उन मीटिंग बोन्स का जुड़ना, अच्छे से फिक्स हो जाना इस जॉइंट। ठीक है, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है बस। अब joints is the joining point of two bones. बच्चे जॉइंट्स जो है वो हमारे पास तीन तरह के होते हैं, हम उनको तीन पार्ट्स में एक्चुअली कैटेगराइज करने वाले हैं। तो बच्चे तीन पार्ट्स हैं हमारे पास, तीन टाइप्स हैं। सबसे पहली टाइप इमूवेबल जॉइंट्स। मैं हर जॉइंट के लिए तीन टर्म्स लिखूंगी। इमूवेबल जॉइंट्स वो होते हैं जो कि मूव नहीं करते, जहां पे बोन्स का कोई भी मूवमेंट सपोर्ट नहीं होता है, तो इमूवेबल जॉइंट्स को फिब्रस जॉइंट कहा जाता है। क्योंकि इन इमूवेबल जॉइंट्स के केस में फाइबर्स डेवलपमेंट होती है, जिसकी वजह से वो हार्ड और इमूवेबल हो जाते हैं, और इन जॉइंट्स को सिन आर्थरोस कहा जाता है। आर्थरोस टर्म जो है वो जॉइंट्स के साथ यूज होती है। तो यहां पे मैं अगर रिलेट करने के लिए आपको बताऊं, जॉइंट्स की स्टडी को भी आर्थरोलॉजी कहा जाता है। स्टडी ऑफ जॉइंट्स इज कॉल्ड एज आर्थरोलॉजी। ठीक है, तो सिन आर्थरोस डिनोट करता है इमूवेबल जॉइंट को। ठीक, तो बच्चे इमूवेबल जॉइंट्स जो है वो हमारे पास फिब्रस जॉइंट्स है, और इसके केस में हमारे पास दे डू नॉट मूव्स इन एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन और पैटर्न में नहीं मूव करेंगे ड्यू टू फाइबर प्रोलिफरेशन, फाइबर प्रोलिफरेशन की वजह से। और इसमें आप एग्जाम्पल जो है वो डील करोगे सूचर्स की, जैसे हमने कल बात की थी। ठीक है, ठीक, तो एग्जाम्पल इज सूचर्स। सूचर्स जो कि जॉइंट्स हैं ऑफ क्रेनियल बोन्स, क्रेनियल बोन्स के जॉइंट्स, यानी कि फ्रंटल और पैराइटल के बीच में, पैराइटल और पैराइटल के बीच में, पैराइटल और टेम्पोरल के बीच में, और पैराइटल, टेम्पोरल और ऑसिपिटल के बीच में, ये सारे बोन्स और जॉइंट्स को सूचर्स कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जॉइंट्स जो है वो इमूवेबल है। हमारे पास बैक साइड से देखा जाए, जैसे हम इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाते हैं हमेशा, ये हमारे पास बैक साइड से स्कल है। ठीक है, स्कल में ये आए कॉन्डाल्स, दो ऑसिपिटल कॉन्डाल्स, तो ये इस तरीके से जिगजैग से स्ट्रक्चर होंगे। ये सूचर्स हैं। ये दो पैराइटल बोन, साइड में टेम्पोरल होगा, सामने फ्रंटल होगा, ये ऑसिपिटल है। इस तरीके से सूचर्स होते हैं ब्रेन में। ठीक है, ब्रेन के ऊपर कवरिंग। ठीक, अब इमूवेबल जॉइंट्स हो गए, अब बात करेंगे स्लाइटली मूवेबल की। तो स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, नाम से पता चल रहा है मूव जो है, ये बोन्स और ये जॉइंट्स जो है ये स्लाइटली मूव कर पाएंगे, स्लाइटली मूवेबल, और इसे कहा जाता है कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। और एक कार्टिलेजिनस जॉइंट्स जो है इन्हें एम्फीआर्थ्रोस कहा जाता है।
एम्फीआर्थ्रोस। एम्फीआर्थ्रोस जॉइंट्स वो जॉइंट्स हैं जो स्लाइटली प्रमोट करते हैं बोन्स का मूवमेंट। दे प्रमोट स्लाइट मूवमेंट, स्लाइट मूवमेंट ऑफ बोन्स। कल हम बात कर रहे थे इसके बारे में और हमने फिगर आउट किया था कि वर्टिब्रेस के बीच में, जो वर्टिब्रल कॉलम का वर्टिब्रे होता है उसके बीच में स्लाइटली मूवेबल जॉइंट होता है। एग्जाम्पल इज वर्टिब्रल कॉलम के वर्टिब्रे, बच्चे दीज आर इनवर्टिब्रल डिस्क्स। इनवर्टिब्रल डिस्क से कंफ्यूज नहीं होना है। इनवर्टिब्रल डिस्क दो वर्टिब्रे के बीच में कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होता है। ये दो वर्टिब्रे थे, इसके बारे में पहले भी बात कर चुकी हूं। ये इस तरीके से दो वर्टिब्रे हैं हमारे पास। दो वर्टिब्रे के बीच में ये कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर जो है, कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर जो होता है इसे इनवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं। ठीक है, और ये इनवर्टिब्रल डिस्क जो है ये हमारे पास कुछ और नहीं है, कार्टिलेजिनस जॉइंट है। ठीक है, दिस इनवर्टिब्रल डिस्क दे आर प्रेजेंट बिटवीन टू वर्टिब्रे। दो वर्टिब्रे के बीच में। ठीक, अब आर्थ्रोलॉजी का थर्ड पार्ट है जिसमें सबसे ज्यादा वैरायटी मिलेगी हमें। ठीक है, यानी कि वो जॉइंट्स जो कि फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स है, जो फ्री मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं। तो बच्चे थर्ड जॉइंट हमारे पास वो है फ्रीली मूवेबल जॉइंट, जो कि हमारे पास साइनोवियल जॉइंट कहे जाते हैं। साइनोवियल जॉइंट क्यों कहते हैं उसका मैं रीजन बताऊंगी। और डायआर्थ्रोस, पहले बच्चे ये फ्री मूवमेंट जो है वो कैसे सपोर्ट होती है और ये साइनोवियल जॉइंट इसे क्यों कहा जाता है, ये दो चीजें हम एक डायग्राम की हेल्प से बात करने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चे ये दिस फ्रीली मूवेबल जॉइंट प्रमोट्स फ्री मूवमेंट in one or multiple direction. One or multiple directions. वन और मल्टीपल डायरेक्शंस में प्रमोट करता है हमारे पास मूवमेंट। ठीक है, अब बच्चे जैसे मैंने कहा कि मैं रीजन बताऊंगी कि साइनोवियल जॉइंट क्यों कहा जाता है। जैसे हमारे पास एक बोन है लाइक दिस, ये हमारे पास एक बोन है। ठीक है, इसको जुड़ना है दूसरी बोन के साथ, इसके नीचे हमारे पास इस तरीके से पैटर्न में बोन, ये हमारे पास दूसरी बोन है जिसके साथ ये जुड़ा है। ठीक, ये हमारे पास दो बोन्स है जो आपस में जुड़ी हैं और आर्टिकुलेट कर रही हैं। ये हमारे पास एक फेसेट आया जिसमें एक बोन आर्टिकुलेट करेगी, जुड़े। ठीक, अब बच्चे क्या होता है, इन दो बोन्स को जोड़ने के लिए आपस में कंप्लीटली एक लिगामेंट होगा। ये आ गया लिगामेंट। लिगामेंट एक टिश्यू होता है ना जो दो बोन्स को जोड़ता है जॉइनिंग जॉइंट पॉइंट पे। तो बच्चे ये आ गया लिगामेंट दो बोन्स के बीच में, जो इन दोनों को जोड़ के रखेगा ताकि ये दो बोन्स डिस्प्लेस ना हो। ठीक, उसके बाद हमारे पास बोन जब फ्रीली मूव करेगी तो फ्रीली मूव करने के लिए हमारे पास दोनों बोन्स आपस में रब भी तो करेंगी। रबिंग की वजह से वहां पे बोन्स खराब ना हो जाए तो उसके ऊपर एक कार्टिलेजिनस पैड होता है। अब वापस से एनिमल टिश्यू पे जाओ। एनिमल टिश्यू में कहा था ना कि हमारे पास आर्टिकुलेटिंग पॉइंट पे भी हाइलिन कार्टिलेज होता है। ये हमारे पास कार्टिलेज है, हाइलिन कार्टिलेज।
जो कि आर्टिकुलेटिंग पॉइंट पे प्रेजेंट है, दोनों बोन्स के ऊपर लेयर होगी, ताकि मूवमेंट के टाइम पे फ्रिक्शन कॉज ना हो। बोन्स रफ होती है तो फ्रिक्शन जो है वो बोन्स को खराब कर देंगी, उनके एंड्स को खराब कर देंगी, तो इसलिए कार्टिलेजिनस लेयर जो है वो प्रेजेंट रहती है। ठीक, और उसके बाद ये बीच में एक फ्लूइड होगा, क्योंकि कार्टिलेज भी ऐसा थोड़ा ना कि बिल्कुल ही फ्रिक्शन फेस कर लेगा कंप्लीटली, तो इस फ्रिक्शन को और कम करने के लिए बीच में एक फ्लूइड होता है, दैट इज साइनोवियल फ्लूइड। इस साइनोवियल फ्लूइड की वजह से दोनों बोन्स जो है वो इजीली मूव कर पाती है विदाउट फ्रिक्शन। ठीक है, तो इस साइनोवियल फ्लूइड के होने की वजह से इन जॉइंट को साइनोवियल जॉइंट्स कहा जाता है। तो बच्चे ये हमारे पास 3 तरह के जॉइंट्स हैं, लेकिन अब हम फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स को इतना तक नहीं रखेंगे, इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे। तो जब साइनोवियल जॉइंट की डिफरेंट टाइप्स कर लेते हैं, वजह सबसे पहला साइनोवियल जॉइंट जो है उसे कहा जाता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जैसे हमने अभी अरेंजमेंट बनाया था ना साइनोवियल जॉइंट को दिखाने के लिए, बिल्कुल वैसा ही अरेंजमेंट होता, यानी कि एक बोन का एंड जो है वो राउंडेड होगा, दूसरे का कप शेप यानी कि कनकेविटी होगी। उस बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पे हमारे पास इस तरीके से बोन का मूवमेंट होगा, और ये अरेंजमेंट आप खुद देख लो, ये ऐसा है कि हर डायरेक्शन में प्रमोट करेगा। ठीक है, तो बच्चे हर डायरेक्शन में मूवमेंट को प्रमोट करेगा। ठीक, तो इस केस में हमारे पास बॉल एंड सॉकेट जॉइंट वो होगा जिसमें एक बोन में कन्वेक्सिटी और दूसरे में कंप्लीट कनकेविटी है, और हर डायरेक्शन में ये बोन मूवमेंट को सपोर्ट कर रही है, और बिल्कुल वैसा अरेंजमेंट जैसा भी हमने साइनोवियल जॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए बनाया था। ठीक, तो बच्चे ये है अरेंजमेंट बॉल एंड सॉकेट का, एंड दिस टाइप ऑफ joint is present between humerus and glenoid cavity। glenoid cavity हमारे पास कहां पे थी, पेक्टोरल गर्डल में, तो उन दोनों के बीच में हमारे पास बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होगा। दूसरा, इट इज प्रेजेंट बिटवीन, सेम पोजीशन हमारे पास लोअर लिम्ब में, फेम्यूर जो कि थाई बोन है, एंड एसिटाब्यूलम वो कैविटी है जहां पे कॉक्सल बोन्स में, जहां पे फेम्यूर बाइंड करता है। कल हमने कॉक्सल बोन्स की थी ना पेल्विक गर्डल में, कॉक्सल बोन्स में हमारे पास यहाँ पे प्यूबिक सिम्फोसिस था, ये था हमारे पास स्ट्रक्चर। ठीक है, इस तरीके से स्ट्रक्चर था, ये कॉक्सल बोन था, ये इलियम, ये ईशियम, ये प्यूबिस। तो मुझे यहाँ पे हमारे पास एसिटाब्यूलम बनता है, ये कैविटी होती है यहाँ पे एसिटाब्यूलम। इस एसिटाब्यूलम के साथ हमारे पास फेम्यूर जुड़ता है, तो बच्चे ये एसिटाब्यूलम और फेम्यूर के बीच में जो जॉइनिंग पॉइंट है वहां पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनेगा। ठीक है, तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में वन बोन इज कंप्लीटली कन्वेक्स and other is concave, and this promotes movement in nearly all directions, ऑलमोस्ट सारी डायरेक्शंस में प्रमोट कर देता है। ठीक है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, तो आप खुद देख लो कि आपकी आर्म जो है वो मल्टीपल डायरेक्शन में मूव कर सकती है, बैक साइड भी, फ्रंट में भी, है ना, साइड्स में भी। तो यह बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब बच्चे नीचे आते हैं हमारे पास यहाँ पे,
ठीक है, एंकल रीजन में, सॉरी दिस एल्बो रीजन में। तो नेक्स्ट जॉइंट हमारे पास जो होगा वो हिंज जॉइंट होता है। तो हिंज जॉइंट में हमारे पास हिंज बनता है लाइक दिस, कि हमारे पास एक बोन आ गया, ठीक है, और ये आ गया दूसरा बोन लाइक दिस। हिंज बन रहा है, ठीक है। तो बच्चे हमारे पास अगर ये बोन यहाँ पे मूव कर रही है इस डायरेक्शन में तो ये इजीली कर पाएगी, लेकिन ऊपर वाली साइड करेगी तो यहाँ पे लॉक हो जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी तो लॉक हो जाएगी, यहाँ पे आगे मूवमेंट नहीं हो सकता ना। तो बच्चे हिंज जॉइंट जो है इसके केस में ये वाला डायरेक्शन प्रमोट नहीं होगा मूवमेंट। यहाँ पे मूव करेगी ये बोन तो आगे हो जाएगी, यहाँ पे मूव करेगी इस तरह तो लॉक हो जाएगी इस पोजिशन पे। बिल्कुल दरवाजे की जैसा एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट हो सकता है। तो बच्चे इट प्रमोट्स मूवमेंट इन वन डायरेक्शन ओनली। And the example is elbow joint, knee joint। हमारे पास ये जॉइंट जो है ये हिंज जॉइंट है। थर्ड कॉन्डलॉइड जॉइंट। कॉन्डलॉइड जॉइंट भी नियरली बच्चे बॉल एंड सॉकेट की तरह रहेगा, ठीक है, बिल्कुल ऐसा जॉइंट। एक बोन ऐसा है बट कनकेविटी दूसरी बोन में बहुत ज्यादा नहीं होती है, इस तरीके से कनकेविटी होगी, ठीक है। तो बच्चे कॉन्डलॉइड जॉइंट इस promotes movement in multiple direction again। And it is present in case of occipital condyles and atlas के बीच में। It's present between occipital condyles and atlas। atlas हमारे पास पहली सर्विकल बोन है, उन दोनों के बीच में हमारे पास किस तरीके का अरेंजमेंट बनता है, ठीक है। अब बच्चे पाइवेट जॉइंट, कॉन्डलॉइड नाम से पता चल रहा है कॉन्डाइल्स, ठीक है, ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स। अब बच्चे इसके कैसे पाइवेट जॉइंट जो है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। हमारे पास पाइवेट जॉइंट में एक बोन इस तरीके से होगी और दूसरी बोन इसमें इस तरीके से फिट रहती है, इस तरीके से फिट रहेगी दूसरी बोन इसमें, ठीक है। बिल्कुल ऐसा मूवमेंट होता है। साइड से अगर हम बात करें तो इस तरीके से मूवमेंट होता है। ये हमारे पास साइड वे दिखा रही हूं मैं, तो साइड वेज में मूवमेंट होगा इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से मूवमेंट होता है, ठीक। तो ये एंगल पे डिप्रेशन इस तरीके से ऐसे बनेगा, ठीक है, ये मूवमेंट हो रही है। तो बच्चे हमारे पास ये पाइवेट जॉइंट जो है ये बनता है बिटवीन एटलस एंड एक्सिस। एटलस यानी कि सर्विकल 1 बोन और एक्सिस यानी कि सर्वाइकल 2 बोन, यानी कि एटलेंटो एक्सिस जॉइंट कहा जाता है उसे। एटलेंटो एक्सिस जॉइंट इज अ पाइवेट जॉइंट,
एंड दूसरा रेडियो अल्नर जॉइंट, यानी कि रेडियस और अल्ना दोनों बोन्स है ना यहाँ पे इस रीजन में, तो इस रीजन में हमारे पास जो रेडियस और अल्ना के बीच में जो जॉइंट बनेगा ना, तो बच्चे वो होगा हमारे पास पाइवट जॉइंट। देखो ये स्लाइट मूवमेंट प्रमोट करता है इस डायरेक्शन में, इससे बस, तो रेडियो अल्नर जॉइंट। ठीक, अगर आप खुद देखो ओडोंटॉइड पैग इस तरीके से, ओडोंटॉइड पैग है ना इस तरीके से हमारे पास एट एक्सिस के ऊपर, उसके ऊपर यहाँ पे हमारे पास ओडोंटॉइड फोरामेन है, तो वो इस तरीके से मूव नहीं करता एटलीस्ट, तो बिल्कुल सेम पैटर्न आ गया ना। हमारे पास ये वाली बोन जिसकी कनकेविटी है वो मूव करती है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे रेडियस और अल्ना में, रेडियस जो क्या है वो छोटी बोन है ना, तो छोटी बोन इस तरीके से स्टिफ है, अल्ना इस तरीके से मूव करता है, ठीक है। तो ह्यूमरस भी हमारे पास स्लाइट मूवमेंट होती है, अगर आप खुद नोटिस करो, तो अल्ना जो है वो लॉन्ग बोन होने की वजह से ह्यूमरस के साथ जुड़ी होती है, तो ये हमारे पास पाइवट जॉइंट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे ग्लाइडिंग जॉइंट। चलिए फिफ्थ हमारे पास नेक्स्ट वाला जो है जॉइंट, पाइवट जॉइंट के बाद ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट में हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट फ्लैट्स एंड्स होते हैं हमारे पास इस तरीके से, ठीक है। एंड्स जो है वो फ्लैट होंगे, यानी कि इस तरीके से बोन आपस में ग्लाइड करेगी, स्लाइटली इस तरीके से ग्लाइडिंग होगी, ठीक है, तो फ्लैट बोन्स है। तो बच्चे दिस इज प्रेजेंट इन बिटवीन मेटाकार्पल्स, सॉरी कार्पल्स, तो कार्पल्स के बीच में हमारे पास ग्लाइडिंग जॉइंट होगा, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट है सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट, it is present between metacarpal and phalange of thumb। यहाँ पे सिर्फ इस पोर्शन में मैं बात कर रही हूँ, ये वाला पोर्शन है, ये वाला यहाँ पे इस पॉइंट पे, ये मेटाकार्पल आया थंब का और ये फैलेंज है थंब का, तो इस पॉइंट पे हमारे पास सैडल जॉइंट है, और सैडल जॉइंट में इस तरीके से दोनों बोन्स होती है। बाकी मेटाकार्पल्स और बाकी फैलेंजेस के बीच में हमारे पास ऐसा जॉइंट नहीं होगा। हमारे पास दो बोन्स इस तरीके से है, मैं इसको ओपन करके दिखा रही हूँ, ये हमारे पास ये दोनों बोन्स आपस में इस तरीके से फिट हो जाती हैं, सैडल बैक, सैडल की तरह, ठीक है। तो बच्चे ये है सैडल जॉइंट, जो कि हमारे पास था लास्ट जॉइंट। तो बच्चे डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू मसल एंड बोन्स, तो मसल और बोन्स दोनों के डिसऑर्डर करने वाले हैं। तो बच्चे हम सबसे पहले बात करेंगे टेटनी की। टेटनी में क्या होता है कि हमारे पास कैल्शियम क्या है, कैल्शियम जो है वो रिक्वायरमेंट है हमारे पास मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, है ना। तो बच्चे कैल्शियम अगर कम होगा तो उसके केस में क्या होता है, मसल जो है अपनी कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट ही करता है, लेकिन कैल्शियम कम होने की वजह से उसे कॉन्ट्रैक्शन रोक नहीं करती है, तो इसकी वजह से इरेगुलर स्पैस्म होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, ठीक है। तो बच्चे इरेगुलर मस्कुलर स्पैस्म, स्पैस्म यानी कि कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू लो कैल्शियम लेवल, याद रखना है इसके केस में कैल्शियम लेवल कम होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद डिस्ट्रोफी, डिस्ट्रोफी जो है एक ऐसी कंडीशन है जिसमें अगेन
हमारे पास लो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होंगी, क्योंकि उसके केस में एक प्रोटीन होता है डिस्ट्रोफिन प्रोटीन, जो कि कॉन्ट्रैक्शन के लिए चाहिए होता है, वो कम हो जाता है। तो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन कम है, इसलिए डिस्ट्रोफिन, ड्यू टू लैक ऑफ डिस्ट्रोफिन प्रोटीन। थर्ड और बहुत इंपॉर्टेंट डिसीज, दैट इज माइस्थेनिया ग्रेविस। माइस्थेनिया ग्रेविस ये हमारे पास थर्ड डिजीज है, ठीक है। और बच्चे इस चीज में, इस टर्म में मैं आपको बता दूं कि माइस्थेनिया ग्रेविस एक ऐसी डिजीज है जो कि इम्यून सिस्टम पे बेस्ड है। इम्यून सिस्टम किस लिए हमारी बॉडी में, ताकि वो बाहर से आए हुए पैथोजन को बॉडी में किल कर दे और इन्फेक्शन और डिजीज ना हो हमें। पर कई बार क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम जो है ना, वो अलग तरीके से काम करना शुरू कर देता है। वो हमारे अपनी बॉडी के सेल्स को ही खत्म करना शुरू कर देता है, ठीक है। और उस डिजीज को ऑटो इम्यून डिजीज कहा जाता है। तो वो डिजीज जिसमें इम्यून सेल अपने ही बॉडी के सेल्स को खत्म करना शुरू कर देता है, उसे क्या कहते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज। तो माइस्थेनिया ग्रेविस क्या है हमारे पास, ऑटो इम्यून डिजीज। या आप 12th में भी पढ़ोगे, और 12th में मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ये ऑटो इम्यून डिजीज है। मतलब इसकी केस में खत्म किया जिसकी वजह से ये डिजीज होगी, वो भी तो बात करेंगे ना। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, कोई ना कोई चीज खत्म की है, मतलब कोई सी बॉडी सेल को खत्म किया जिसकी वजह से डिजीज हो गई। तो पहले हम डिजीज का मतलब समझेंगे। मायोस्थेनिया, मायो टर्म जो है वो मसल को रिप्रेजेंट कर रहा है। मसल के साथ टर्म होता है ना मायो टर्म, मायो टर्म यूज किया जाता है। मायोफिब्रिल पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो बच्चे मायोस्थेनिया ग्रेविस मींस ग्रेव। ग्रेव किससे जुड़ी हुई है, डेड बॉडी से, डेड स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई है। टर्म ग्रेविस बता रहा है कि हमारे पास मसल जो है उसे सेटल करके ग्रेव यानी कि डेड कर दिया गया है, ठीक है, उसे इनएक्टिव कर दिया गया। तो मतलब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में कुछ ऐसा हुआ कि मसल ही डेथ हुई है, एक तरह से मसल एक्टिविटी कर नहीं पा रहा है, ठीक है, उसे पैरालाइज कर दिया गया एक तरह से। तो ऐसा क्या हुआ, तो बच्चे इसके केस पे क्या होता है, इम्यून सेल्स जो है they kills or destroys acetylcholine receptors। एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स क्या होते हैं, रिसेप्टर्स वो सेल होते हैं जो कि किसी इंफॉर्मेशन को सेंस करते हैं। और ये एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स क्यों चाहिए थे मसल को, क्या कर रहे थे, न्यूरॉन से मैसेज कैरी कर रहे थे। ये एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स जो है वो एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर को बाइंड कर रहे थे, और उसकी वजह से मसल को पता चल रहा था कि मुझे कॉन्ट्रैक्शन करनी है, ठीक है। अब बच्चे मसल के पास अगर ये रिसेप्टर्स खत्म हो जाएंगे तो न्यूरॉन उसको इंफॉर्मेशन कैसे देगा, न्यूरॉन अपने तरफ से इंफॉर्मेशन लेके आया है, पर मसल को पता नहीं चल रहा है। मसल को पता नहीं चल रहा है क्योंकि ये रिसेप्टर्स खत्म हो गए। इसी की हेल्प से मसल के पास इंफॉर्मेशन आती थी, मसल के पास इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाएगी, क्यों, क्योंकि ये खत्म हो गए, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा, पैरालिसिस ऑफ मसल, मसल काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास माइस्थेनिया ग्रेविस। अब बच्चे नेक्स्ट डिसऑर्डर जो है वो भी हमारे पास एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, लेकिन वो बोन से जुड़ा हुआ है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सबसे पहले मैं बता दूं, ये है एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर लाइक माइस्थेनिया ग्रेविस, लेकिन माइस्थेनिया ग्रेविस एक मस्कुलर डिसऑर्डर है,
लेकिन रिमेटॉइड आर्थराइटिस जो है वो बोन का डिसऑर्डर है। आर्थराइटिस का हम आपने सुनी होगी, जॉइंट में पेन होना, जॉइंट का इन्फ्लेमेशन होना इस आर्थराइटिस। ठीक है बच्चे, पेन एंड इन्फ्लेमेशन इन जॉइंट, inflammation in joint is called as arthritis। बट बच्चे इसमें कोई सिंपल आर्थराइटिस नहीं है, ये आर्थराइटिस थोड़ा सा स्पेशल है, इसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहा जाता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहा जाता है। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या है उसके बारे में जानते हैं, एक बार पढ़ते हैं कि क्या है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ठीक है, तो सब ध्यान से सुनेंगे। तो बच्चे रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या होता है, एक रूमेटॉइड फैक्टर होता है। एंटीबॉडी सुनिए आपने, एंटीबॉडीज क्या होती है? एंटीबॉडीज बॉडी में इम्यून फंक्शन करती है, बाहर से आई हुई चीजों को किल कर देती है ना बॉडी के अंदर। तो हमारे पास अलग अलग तरह की बॉडी एंटीबॉडीज होती है, IgA, IgE, IgD, IgM। ठीक है, तो बच्चे अलग अलग तरह की एंटीबॉडीज होती है। तो बच्चे एक एंटीबॉडी ऐसी है जिसे हम कहते हैं रूमेटॉइड एंटीबॉडी, यानी कि IgM को, इसको रूमेटॉइड फैक्टर कहा जाता है। एक एंटीबॉडी IgM which is called as rheumatoid factor, this starts killing, it kills synovial cells। synovial joint पढ़ा ना आपने, साइनोवियल जॉइंट पढ़ा। साइनोवियल जॉइंट जो थे बच्चे वो फ्रीली मूवेबल जॉइंट थे, जिसके केस में हमारे पास साइनोवियल फ्लूइड जो है वो फिल्ड रहता है ताकि फ्री मूवमेंट हो सके। ठीक है, तो बच्चे ये IgM एंटीबॉडीज जो है वो इस फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स को इफेक्ट कर रही है। कैसे? IgM एंटीबॉडी आई, इसने साइनोवियल सेल्स को किल कर दिया। IgM क्या है? एंटीबॉडी, इम्यून फैक्टर है। ठीक है, ये इम्यून फैक्टर ने किल किया साइनोवियल सेल्स को। और साइनोवियल सेल्स जो है वो फ्रीली और पेनलेस मूवमेंट में हेल्प करता है कि पेन ना हो बॉडी में, जॉइंट से पेन ना हो। अब साइनोवियल सेल्स खत्म हो गए तो इसकी वजह से क्या होता है, साइनोवियल फ्लूइड नहीं बन पाएगा। अब ये साइनोवियल फ्लूइड नहीं बनेगा जिसकी वजह से हमारे पास फ्रिक्शन होगी, फ्रिक्शन एट जॉइंट्स ड्यू टू लैक इन साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड कम हो जाएगा और ऊपर से ना बच्चे साइनोवियल फ्लूइड कम भी हो जाएगा। दूसरी पता क्या होगा, कुछ ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर साइनोवियल फ्लूइड की जगह सिक्रीट होना शुरू हो जाएंगे जो जॉइंट रीजन में आ जाएंगे। जैसे दो बोन्स है, इसके बीच में ना साइनोवियल फ्लूइड होना चाहिए था, लेकिन इसमें ना वो ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर आ जाएंगे, यानी कि वो ग्रैन्युलर डिपॉजिट्स आ जाएंगे हार्ड। ठीक है, अब सोचो वो हार्ड ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर और बोन मूव कर रही है तो फ्रिक्शन वो ज्यादा नहीं हो जाएगी, जिसकी वजह से सेवियर पेन होती है और मूव करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, ड्यू टू लैक इन साइनोवियल फ्लूइड एंड फॉर्मेशन ऑफ granules and that granules are called as pannus। तो पैनस की फॉर्मेशन यानी कि ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन और साइनोवियल फ्लूइड के कम होने की वजह से फ्रिक्शन होना शुरू हो जाती है और पेन होगा। तो पेन, आर्थराइटिस का मीनिंग तो यही है ना, पेन एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स। बट रूमेटॉइड आर्थराइटिस के केस में ये पेन जो है वो इस IgM की वजह से होता है जो खत्म कर देता है साइनोवियल सेल्स। ठीक है, तो ये है हमारे पास रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो बच्चे फिफ्थ डिसऑर्डर हमारे पास है गाउटी आर्थराइटिस। गाउटी आर्थराइटिस जिसे आप गाउट्स कहते हो। आर्थराइटिस मींस इन्फ्लेमेशन एंड पेन इन जॉइंट्स, एंड गाउटी आर्थराइटिस में क्या होता है, गाउट्स में क्या होता है कि बॉडी में यूरिएट क्रिस्टल्स बन जाते हैं जो जॉइंट्स में अकम्युलेट हो जाते हैं। तो अकम्युलेशन ऑफ
यूरिएट क्रिस्टल्स इन जॉइंट्स, जिसकी वजह से यूरिएट क्रिस्टल्स अकम्युलेट होने की वजह से हमारे पास बोन, जैसे कि पैनस के इकट्ठे होने की वजह से हमारे पास बोन्स में फ्रिक्शन कॉज हो रहा था, ठीक है, वैसे ही यहाँ पे यूरिएट क्रिस्टल्स अकम्युलेट होने की वजह से यहाँ पे पेन होता है बेटा, ठीक है। और बच्चे इसीलिए कहा जाता है कि यूरिक एसिड बढ़ गया है, जॉइंट्स में पेन हो रहा है, बच्चे वो उस केस में यूरिएट क्रिस्टल्स जो है वो जॉइंट्स में इकट्ठे हो गए होते हैं, जो दिक्कत करता है बेटा, ठीक है। अब अल्टीमेटली हमारे पास लास्ट है ऑस्टियोपोरोसिस। नाम से पता चल रहा, ऑस्टियो मीन्स बोन, पोरोसिस मीन्स पोर, ठीक है। तो बच्चे पोर्स इन बोन्स ड्यू टू लो कैल्शियम डिपोजिशन, बॉडी में हमारे पास कैल्शियम कम होने की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि बोन्स में पोर हो जाता है, जिसे हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। तो इसकी वजह से बोन में वीकनेस हो जाती है और दिक्कत होना शुरू हो जाती है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म।